बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के पास CS61 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अपडेटेड MCQs लेकर। सबसे पहले है कि हमारे पास के स्टैटिक मैपिंग जो टेक्निक होती है उसके अंदर क्या एडवांटेज है लोड बैलेंसिंग में पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो हमारे पास जो लोड बैलेंसिंग होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जो स्टैटिक मैपिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि लोड बैलेंसिंग की पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं और एक फिक्स्ड मैपिंग होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मैपिंग। तो स्टैटिक मैपिंग जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, हम पहले से कर लेते हैं, तो इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन ओवरहेड नहीं होता, क्योंकि रन टाइम में हमें कोई कम्युनिकेशन आपस में सिंक्रोनाइजेशन की करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिड्यूस करती है कम्युनिकेशन ओवरहेड को। ईजियर टू डिज़ाइन होती है, ईजियर टू प्रोग्राम होती है, काफ़ी ईजी होती है, लेकिन इसके अंदर हाई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती है। इसका राइट आंसर है हाई फॉल्ट टॉलरेंस हमारे पास डायनामिक मैपिंग में होती है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसी टाइम हम मैपिंग कर देंगे रन टाइम में किसी और के पास। नेक्स्ट रेप्लिकेशन एंड कैशिंग फॉर द परफॉर्मेंस इज आर वेडली अप्लाइड एज डैश टेक्निक्स। तो ये स्केलिंग की टेक्निक्स के तौर पर यूज़ होती हैं। रेप्लिकेशन यानी हमने जब स्केलिंग इंक्रीज़ करनी हो तो हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं और कैशिंग करते हैं। रेप्लिकेशन से क्या होता है कि हम मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं, और कैशिंग से क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली डाटा यूज़ हो रहा होता है उसको हम क्विक असेस वाले डाटा स्ट्रक्चर्स में रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्गोरिदम्स दैट रिक्वायर डैश आर यूजली मोर कॉम्प्लिकेटेड पर्टिकुलरली इन द मैसेज पासिंग। तो हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम जिनके अंदर डायनामिक मैपिंग की ज़रूरत होती है ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो स्टैटिक मैपिंग वाले होते हैं वो आसान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डायनामिक मैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इन मैपिंग टेक्निक द प्रोसेस एलोकेशन कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ रिक्वायर्ड। तो हमारे पास अगर हमने एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस को मॉडिफाई करना है, प्रोसेस की एलोकेशन को, उसकी मैपिंग को, तो ये डायनामिक मैपिंग में होता है। स्टैटिक मैपिंग में मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन से पहले ही हम तमाम मैप कर लेते हैं। उसके बाद है डैश इज़ ऑफलाइन स्टोरेज सच एज CD-ROM, ज्यूक बॉक्स। तो ये हमारे पास जो आर्काइवल स्टोरेज होती हैं ये हमारे पास ऑफलाइन स्टोरेज होती हैं, जिसके अंदर CD-ROMs, केस्टें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। रूम फिल्ड विद रैक्स विद मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स बेसिकली केस्टें होती हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्स होते हैं ये हमारे पास प्रोसेसर के अंदर होते हैं। मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं। और कैशे मेमोरी जो होती है ये हमारे पास एक और MCQ है कि ये मेन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान एक चीज़ होती है जिसको कैशे बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है डैश स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज। तो हमारे पास जो मैसेज पासिंग इंटरफेस होता है ये हमारे पास मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है। इन डैश इफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीजेज द मास्टर में बिकम बॉटलनेक। तो हमारे पास जो सेंट्रलाइज्ड डायनामिक मैपिंग होती है इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल एक सेंटर के पास होता है, एक मास्टर के पास होता है। तो अगर प्रोसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो मास्टर मॉडल बैंक बन जाएगा, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड डायनामिक मैपिंग में। उसके बाद इन डैश कम्युनिकेशन मैसेजेस आर स्टोर्ड इन बफर बिफोर बीइंग रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो मैसेज जब स्टोर कर रहे हो हम बफर में तो इसको बफर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद है कि in dash communication the sender send a message to the receiver and continues with its execution without waiting for a response। तो जब हमारे पास कम्युनिकेशन कर दी और सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को भेज दिया और उसके बाद रिसीवर को मैसेज भेजने के बाद वो फ्री हो गया, उसको कोई फिक्र नहीं है कि रिसीवर को मैसेज मिला या नहीं मिला, तो इसको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब वो रिसीवर का वेट करता है तो उसको सिंक्रोनस कहते हैं कि वो सिंक्रोनाइज्ड हुई हुई है। उसके बाद है टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश ब्रॉड कैटेगरीज इन टर्म देयर इंटरडिपेंडेंसीज। यानी आपस में इंटरडिपेंडेंस के लिहाज से जो टास्क होती हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास डिपेंडेंट टास्क होती हैं और एक इंडिपेंडेंट टास्क होती हैं। तो देयर आर 2 कैटेगरीज। उसके बाद है कि इन डैश डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर कोड फ्रॉम वन कंप्यूटर और नोड इन ए नेटवर्क टू अनदर। यानी हमारे पास क्या होता है कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जो हमारे पास कोड है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो ये हमारे पास कोड माइग्रेशन होता है। और ऐसा कोड जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको मोबाइल कोड बोलते हैं। उसके बाद डैश इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोसेस एंड द डाटा स्टोर दैट सेज इफ प्रोसेस एग्री टू ओबे सर्टेन रूल्स द स्टोर प्रॉमिसेस टू वर्क करेक्टली। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है प्रोसेस और डाटा स्टोर के दरमियान कि प्रोसेस कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो तभी डाटा स्टोर सही तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि डाटा हमेशा हमारे पास अपडेटेड रहे। तो ये हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं कि डाटा कंसिस्टेंट रहे। अच्छा, अगर ऐसे किसी रूल को ना फॉलो किया जाए, हम ये ना सोचें कि डाटा असल जगह पे कंसिस्टेंट है या नहीं, लेकिन हम सिर्फ इंडिविजुअल इंस्टेंस का सोचें कि जो क्लाइंट इस वक्त डाटा को देख रहा है
सिर्फ उसको डाटा कंसिस्टेंट शो हो, तो ये हमारे पास क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं। लेकिन जब हमने रूल्स फॉलो करने हैं प्रोसेसेस और डाटा स्टोर के दरमियान, तो ये डाटा कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं, डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट जो इसका नेम है वो है डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। उसके बाद द टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर द प्रोग्राम कोड दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड रन एट द डेस्टिनेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल कोड होता है जिसको आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है डैश कनेक्ट्स द नोड्स अक्रॉस लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। तो हमारे पास जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इस वाइड से जाहिर है कि ये लार्ज एरिया के लिए होता है। जो मीडियम एरिया होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। और जो हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, छोटा एरिया होता है, उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास होता है। उसके बाद है डैश इज कन्वेंशनल मल्टी कोर प्रोसेसर विद लिमिटेड पैरेललिज्म टू एक्सप्लॉइट। जो हमारे पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे पास एक आम कंप्यूटर में कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल मल्टी कोर प्रोसेसर होता है। इसके अंदर कोर ज़्यादा होती हैं लेकिन पैरेललिज्म इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। जब हमने पैरेललिज्म अचीव करना हो तो हम जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद हमारे पास है थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ डैश यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन के लिए थ्रेड एक बेसिक यूनिट है। सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन होती है ना, वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। फिर जब हम प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो वो थ्रेड कहलाते हैं। तो बेसिक यूनिट अगर हमने देखना हो तो वो थ्रेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेप्लिकेशन एंड कैशिंग फॉर द परफॉर्मेंस आर वाइडली अप्लाइज्ड एज डैश टेक्निक्स। ये स्केलिंग टेक्निक्स, ये रिपीट हो रहा है। उसके बाद है कि डैश इज NVIDIA's जनरल पर्पस पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर कैलकुलेटिंग इंटेंसिव कंप्यूटेशंस ऑन जीपीयू हार्डवेयर। अच्छा, जब हमारे पास जीपीयू होता है ना, तो यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ जीपीयू का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देना, क्योंकि ये आपके शॉर्ट में भी हेल्प करेगा और MCQs में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारे पास जो जीपीयू होता है ना, उसके अंदर मल्टी कोर्स जो होती हैं वो सेल्फ डिसाइसिव नहीं होती। जैसे सीपीयू होता है ना, सीपीयू में जो कोर बनी होती है ना, वो अपने अंदर डिसीजन की कैपेबिलिटी रखती हैं कि क्या कंप्यूटेशन करनी है, क्या परफॉर्म करनी। जबकि जीपीयू की कोर होती है ना, वो छोटी छोटी होती हैं। जैसे सीपीयू में अगर 2 होंगी ना, इसके अंदर 2000 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर छोटी छोटी कोर्स होती हैं जो आपस में कैलकुलेशंस कर सकती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कोर्स होती हैं ना, इनको ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं, इनकी बड़ी बड़ी ग्रिड्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम ग्रिड्स बनाते हैं तो इन ग्रिड्स के अंदर कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर ब्लॉक्स के आगे हमारे पास कोर होती है जिसके अंदर हमारे पास काम हो रहा होता है। तो ये आपने एक तो याद रखना कि हायरार्की क्या होती है, पहले ग्रिड होती है, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के आगे हमारे पास फिर कोर्स बनी होती है। अच्छा, अब हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हमारा प्रोग्राम होता है सिंपल सीपीयू वाला। जब हमने इतनी सारी कोर्स को यूटिलाइज करना है ना, तो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है सीपीयू के लिए, ये इतना अच्छा काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जो, अगर फॉर एग्जांपल हम पाइथन में या C++ में कोड लिख रहे हैं, तो हम वो फ्रेमवर्क अपने पास इंक्लूड कर लेते हैं। वो फ्रेमवर्क होता है कूडा। कूडा एक ऐसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि हमें एक्सप्लॉइट करना अलाउ करता है जीपीयू हार्डवेयर को। यानी हम जितना भी हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जो कि इंटेंसिव कंप्यूटेशन के लिए यूज़ हुआ था, उसको हम एक्सप्लॉइट करने के लिए कूडा यूज़ करते हैं। हम ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि जिससे हमारा जो कोड है ना, वो एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के ऊपर चले और जल्दी से कैलकुलेशंस परफॉर्म हो। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। जैसे मशीन लर्निंग में अगर हम देखें, टेंसर फ्लो है, पाईटॉर्च है, जो ये काम करती हैं। तो कूडा के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्यूपाई लाइब्रेरी है, ठीक है। क्यूपाई लाइब्रेरी क्या करती है, क्यूपाई लाइब्रेरी नमपाई की तरह, जैसे नमपाई होती है ना, एक ही टाइम पे हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, इकट्ठी चलती हैं, इसी तरह क्यूपाई होती है, ये पैरेलल एग्जीक्यूशंस करती हैं, कि अरे को पैरेलल ऐड करती हैं। फिर हमारे पास ना लीनियर अलजबरा के लिए होती है, ठीक है, बेसिक लीनियर अलजबरा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूब्लास, ठीक है। फिर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए ना हम यूज़ करते हैं फास्ट फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके लिए FFT होता है। तो CUFFT हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन मैंने ये 3 आपको इसलिए बताई हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 3 लाइब्रेरीज़ के नाम लिखने के बोले जाते हैं जो GPU की लाइब्रेरीज़ हैं। और अब मैंने आपको बता दिया कि ये नमपाई से मिलती है क्यूपाई, ये ब्लास्ट जो है बेसिक लीनियर अलजबरा की होती है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको इनके नाम याद हों। ये नाम आपको पेपर में भूल जाते हैं अगर, तो अब आपको नहीं भूलेंगे जब मैंने बता दिया कि ये नाम इनके हैं तो क्यों हैं। फिर जो हमारे पास GPU होता है ना, उसके अंदर ग्रिड लेवल की भी एक मेमोरी होती है जिसको ग्लोबल मेमोरी बोलते हैं, एक ब्लॉक लेवल की भी मेमोरी होती है, और उसके अलावा एक लोकल मेमोरी भी होती है जो कोर लेवल पे होती है या थ्रेड्स के लेवल पे होती है।
तो ये मैंने जो आपको तमाम बातें बताई ना, अगर आपको जीपीयू आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है आप ये तमाम बातें उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको नेम्स ऑफ लाइब्रेरी आ जाते हैं आप उसमें लिख सकते हैं। आपको कूडा के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप उसके अंदर ये तमाम बातें लिख सकते हैं। तो ये बातें इसलिए मुझे एक ही एमसीक्यू, छोटे से एमसीक्यू में बताना ज़रूरी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इमर्ज्ड एज अ स्टैंडर्ड थ्रेड्स एपीआई सपोर्टेड बाय मोस्ट वेंडर्स। तो ये हमारे पास POSIX है, जो पी थ्रेड लाइब्रेरीज भी इनको बोला जाता है, ये हमारे पास इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद है डैश इज नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क अलाउइंग मल्टीपल इनपुट आउटपुट कनेक्शन पैटर्न टू बी अचीव साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास ये क्रॉस बार्क होता है। क्रॉस बार्क में क्या होता है कि हमारे पास अगर इस तरफ 3 नोड्स हैं और इस तरफ भी 3 नोड्स हैं तो हर नोड का कनेक्शन इस तरह कर दिया जाता है, इसका भी कर दिया जाएगा और इसका भी कर दिया जाएगा। तो ये जब इतने ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं तो ये नॉन ब्लॉकिंग बन जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली क्रॉस बार। उसके बाद द फाइनल डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क ऑलवेज रिजल्ट इन स्मॉल टाइम। ऐसा नहीं होता, जब हम छोटी छोटी टास्क बना देते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास हमेशा ज़्यादा टाइम ही लगेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑलवेज का जो वर्ड है ना, दैट इज़ नॉट गुड। तो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं ना जिनमें ऑलवेज आ रहा हो तो आप फॉल्स पे शक किया करें। The dash of a network with n nodes in the length of maximum shortest path between any two nodes in the network। यानी हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आपस में जिसके फर्द ढेर सारे कनेक्शन है। तो उसका अगर हमने डायमीटर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दूर वाले नोड लेते हैं और उन दूर वाले नोड में देखते हैं करीब तरीन रास्ता कौन सा है, तो इसको बोलते हैं डायामीटर। दूर तरीन नोड में करीब तरीन रास्ता। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कराची से लाहौर अगर मैंने जाना है तो मुझे शॉर्टकट बताओ कराची से लाहौर जाने का, तो वो डायमीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग थ्रेड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आना था, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली एक्सेप्ट। ये थ्रेड के लिए सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन एक चीज़ इनमें से ठीक नहीं है। वो क्या चीज़ ठीक नहीं है कि हमारे पास थ्रेड जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर रन होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। एग्जीक्यूट विद इन द रेस्ट स्पेस ऑफ द प्रोसेस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे पास क्या है, कैन नॉट रन इन सीपीयू एज इंडिपेंडेंट यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ये डी बनता है कि ये लिखा हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट रन नहीं हो सकते, जबकि वो इंडिपेंडेंट रन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कैन बी शेड्यूल्ड टू रन ऑन सीपीयू एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी उनको शेड्यूल किया जा सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आई डोंट नो कि इन्होंने ये मतलब ये अलाउ होता है थ्रेड में, तो ये आंसर गलत मार्क हुआ है। बेसिकली ये अलाउ करता है सीपीयू। अलाउ क्या नहीं करता, क्या चीज़ ट्रू नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट का वर्ड था, मेरे ख्याल से ये एक्सेप्ट से इन्होंने कंफ्यूज किया है। तो इसका डी आंसर है, ये आपने मार्क कर लेना कि ये डी में लिखा हुआ है कि रन नहीं कर सकता जबकि ये रन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द प्रोसेस बाय विच डाटा रिजाइडिंग ऑन फिजिकल वर्चुअल सर्वर्स और क्लाउड इंस्टेंसेस कंटिन्यूसली कॉपी टू अ सेकेंडरी सर्वर और क्लाउड इंस्टेंस। तो ये हमारे पास रेप्लिकेशन होती है जहाँ पे हमारे पास जो डाटा होता है प्रोसेस ऐसा हम फॉलो करते हैं कि उस डाटा को हम सेकेंडरी सर्वर्स पे कॉपी कर देते हैं ताकि अगर हमारे पास कभी कोई गड़बड़ आ जाए, कोई हादसा हो जाए तो हम बैकअप डाटा यूज़ कर लें। देयर आर डैश कॉमनली यूज डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। तो हमारे पास 4 डिकम्पोजिशन टेक्निक्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सबसे पहले डाटा डिकम्पोजिशन आती है, फिर एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन आती है, रिकर्सिव डिकम्पोजिशन आती है और स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन आती है। ये तमाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपने इनके नाम जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करने हैं। डैश इज स्पेसिफिक फॉर डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज। तो MPI बेसिकली जो होता है ना ये हमारे पास यूज़ होता है, मैसेज पासिंग इंटरफेस। जो ये एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज के लिए। डैश इज अ प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स कमिंग इन फ्रॉम वन पोर्ट टू पोर्ट लीडिंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये बेसिकली स्विचिंग होता है, इसका दूसरा नाम फॉरवर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्डिंग नहीं गिवन, तो स्विचिंग इसका करेक्ट आंसर है। स्विचिंग का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पैकेट्स होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। और कहाँ पे फॉरवर्ड करना है इसको राउटिंग बोलते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, राउटिंग और फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग को स्विचिंग भी बोलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम इन अ लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन इनपुट डाटा। जब हम मिनिमम फाइंड करते हैं ना तो हम इनपुट डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते करते हम मिनिमम फाइंड करते रहते हैं। तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनपुट डाटा। उसके बाद डैश ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास बंदे का नाम हमने बताना है। बिल डेली था स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का, यानी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में रोज़ाना बिल आता रहता था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि पावर एंड मैसिव पैरेललिज्म एज द मेजर बेनिफिट्स ऑफ जीपीयू ओवर सीपीयू। वो कहता है कि जीपीयू की जो पावर है और उसका जो पैरेललिज्म है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज रखते हैं ओवर द सीपीयू।
और दो बातें इसने एक और की थी, एक इसने बोला था डेटा एसेस कैपेबिलिटी और एक इसने बोला था डेटा परफॉर्मेंस। ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है डैश कंसिस्ट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक्स अमंग प्रोसेसिंग नोड्स एंड ऑल्सो रेफर टू एज डायरेक्ट नेटवर्क्स। तो ये हमारे पास स्टैटिक नेटवर्क्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है और डायरेक्ट नेटवर्क्स भी इनको बोला जाता है। और अगर पूछा जाए कि इनडायरेक्ट नेटवर्क्स किसको बोला जाता है तो उसका आंसर डायनामिक नेटवर्क्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्पेशल क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ साइमल्टेनियस अपडेट्स एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट व्यू फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट प्रोसेस। यानी मैं ये कह रहा था जैसे पहले कि डाटा बेशक साइमल्टेनियसली अपडेटेड ना हो, लेकिन जो क्लाइंट उसको देख रहा है ना, जो यूजर उसको देख रहा है वो सही देखे, वो कंसिस्टेंट व्यू देखे। तो ये बेसिकली क्लाइंट सेंट्रिक डेटा कंसिस्टेंसी मॉडल होता है, क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज। एक यूनिट ऑफ टाइम में जो हमारे पास बिट ट्रांसफर हो रही है वो बैंडविड्थ होती है, और टाइम कितना लग रहा है टोटल वो हमारे पास लेटेंसी होती है। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ। डायमीटर जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो फार्देस्ट नोड है उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, और बाइसेक्शन ये होती है कि मुझे कितने लिंक्स कट करने पड़ेंगे कि मेरा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो हाफ हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क के अंदर 10 नोड हैं, तो मुझे अगर 5 नोड के बराबर अपना नेटवर्क बनाना है तो मुझे कितने लिंक्स काटने पड़ेंगे, ये बाइसेक्शन होती है। उसके बाद इन डैश कम्युनिकेशन द सेंडर वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर बिफोर प्रोसीडिंग विद द फर्दर एग्जीक्यूशन। यानी सेंडर वेट कर रहा है रिस्पॉन्स के लिए, तो ये हमारे पास सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। अगर सेंडर वेट नहीं करता ये तो एसिंक्रोनस होती है। अगर हमारे पास जो कम्युनिकेशन है उसको बफर में सेव किया जाए तो वो बफर्ड कम्युनिकेशन होती है, और अगर उसको बफर में सेव किए बजाय डायरेक्ट ही भेज दिया जाए और अगर रिसीवर को नहीं मिलती तो मैसेज ड्रॉप कर दिया जाए तो ये अनबफर्ड होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट कम्युनिकेशन मोड दैट कैन बी यूज फॉर मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी होते हैं हमारे पास, एक बफर्ड अनबफर्ड होता है, एक ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग होता है और एक सिंक्रोनस एसिंक्रोनस होता है। तो कौन सा इनमें से नहीं होता, ये वर्बल नॉन वर्बल इनमें से नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है इन डैश कंट्रोल स्ट्रेटजी वन सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड। सेंट्रल कंट्रोल स्ट्रेटजी में एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट यूज होता है, तो इसका आंसर है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी, और इसके अंदर मास्टर बॉटलनेक बन जाता है। उसके बाद है डैश इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेयर प्रोसेसेस और ऑब्जेक्ट एक्सचेंज मैसेजेस विद ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। जहाँ पर हमने मैसेजेस एक्सचेंज करने हों, इसका मतलब हमारे पास जो हर प्रोसेस है उसकी अपनी लोकल मेमोरी है, आपस में शेयर्ड नहीं है, तो ये हमारे पास मैसेज पासिंग होती है। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन आए कि जहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे का डाटा एसेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास शेयर्ड मेमोरी होती है, उसका आंसर होगा शेयर्ड। लेकिन जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, मैसेज एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, ये हमारे पास मैसेज पासिंग होती है। POSIX API इज ऑल्सो रेफर टू एज पी थ्रेड्स, इसको पी थ्रेड्स बोलते हैं। उसके बाद द डैश स्पेसिफाइज अ स्टैंडर्ड, तो IEEE बेसिकली जो था इसने स्पेसिफाई किया था एक स्टैंडर्ड POSIX API जिसको पी थ्रेड भी बोला जाता है। उसके बाद टू असेस द शेयर डाटा अ थ्रेड मस्ट फर्स्ट ट्राई टू डैश। अब अगर किसी थ्रेड ने शेयर डाटा को असेस करना है तो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए हम कहते हैं कि थ्रेड लॉक अक्वायर करेगा, तो इसका आंसर है अक्वायर म्यूटेक्स लॉक। म्यूचुअल एक्सक्लूशन का उसको लॉक लेना पड़ता है, फिर जब वो उसकी बारी आती है वो अपना इंतजार करता है, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश कंसिस्टेंसी मॉडल स्टेट्स दैट व्हेन no update occur for a longer period of time, eventually all updates will become propagate throughout the system and all replicas will be consistent। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी डाटा देखा और वो कंसिस्टेंट नहीं है तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो इवेंचुअली डाटा कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो ये हमारे पास इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल होता है। इस वर्ड से भी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इन डैश टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल स्विच विच मेक्स इट इजी टू ऐड न्यू नोड्स विदाउट रीबूटिंग ऑल करंटली कनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर तमाम डिवाइसेस सेंट्रल स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो बस होती है उसके अंदर बस एक लाइन होती है और उस लाइन के साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। और उसके अलावा जो मैश होता है, मैश में ये होता है कि जितने भी हमारे पास नेटवर्क में नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, उन तमाम के आपस में कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं। और जो स्विच होता है, स्विच बेसिकली हमारे पास कोई टोपोलॉजी में नहीं आता, और अगर आप देखें तो स्विच इज़ सेम एज स्टार, लेकिन स्टार इज़ अ प्रॉपर नेम ऑफ टोपोलॉजी। उसके बाद इन टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ डैश इंडिकेटिंग दैट द रिजल्ट ऑफ वन टास्क इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट। तो हमारे पास जो नोड्स होते हैं, नोड्स बताते हैं कि हमारे पास टास्क कौन सी है, और जो एज होता है वो बताता है कि भाई टास्क 2 को कंप्लीट होने के लिए
टास्क 1 कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एज होता है जो डिपेंडेंसी बताता है, और जो टास्क के बारे में बताता है ये वर्टेक्स या नोड बताते हैं। उसके बाद है कि डैश इज़ अ चिप और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैपेबल ऑफ रेंडरिंग ग्राफिक्स फॉर डिस्प्ले ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो ग्राफिक्स रेंडर कर सकते हैं वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। उसके बाद एडिंग मोर कंप्यूट नोड्स इंक्रीजेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश। तो हमारे पास क्या होता है, जब कंप्यूट नोड्स यानी प्रोसेसिंग नोड्स और ज़्यादा आपने डाल दिए तो बैंडविड्थ आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हर नोड की अलग बैंडविड्थ होगी, सबकी ऐड हो जाएगी। फ्लॉप्स भी आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं, यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आपके पर सेकंड में हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन करने वाली चीज़ें बढ़ गई। उसके अलावा आपके पास एग्रीगेट मेमोरी भी बढ़ जाती है। एग्रीगेट मेमोरी आपकी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हर नोड की अपनी मेमोरी है, वो सबकी जमा हो गई है। सिर्फ एक चीज़ नहीं बढ़ती, इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट आउटपुट का कंप्यूट नोड से लेना देना नहीं है, वो अलग डिवाइस पे डिपेंड करती है। और जैसे आप फॉर एग्जांपल फर्दर डिवाइसेस डालेंगे तो उनकी भी डिमांड आएगी इनपुट आउटपुट की, तो वो और ज़्यादा बल्कि इनपुट आउटपुट खराब हो जाएगा। पैरेलल इनपुट आउटपुट यूजेस डैश इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू रीड और राइट डाटा इन पैरेलल। तो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं पैरेलल इनपुट आउटपुट। और जो हमारे पास शेयर्ड इनपुट आउटपुट होती हैं वो क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि फॉर एग्जांपल 5 फाइलें हैं, 5 दोस्त हैं, वो आपस में दोस्ती करते हैं और कहते हैं कि एक हम में से एसेस करेगा फाइल को। जो पैरेलल होगा उसमें पांचों के पांचों कहेंगे कि हम अपनी अपनी फाइल एसेस करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली पैरेलल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इन डैश कंट्रोल स्ट्रेटजी द कंट्रोल फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी में कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंट्रलाइज्ड में हमारे पास कंट्रोल मास्टर के पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज इन डैश स्विचिंग अ कंप्लीट पाथ हैज टू बी एस्टेब्लिश। तो ये सर्किट स्विचिंग में कंप्लीट पाथ एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में हमें पाथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है सर्किट स्विचिंग। नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो नोन एज बैंडविड्थ। और मैंने बाकी तमाम चीज़ें भी आपको बता दी हैं कि बाकी का क्या मतलब बनता है। A dash topology is a network interconnection scheme in which each node is connected to every other node with a direct link। तो हमारे पास mesh topology होती है जिसके अंदर हर नोड डायरेक्ट लिंक के साथ दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट हुआ होता है, दूसरे नोड के साथ। तो पॉसिबिलिटी टू यूज द सेम सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट इज नोन एज पोर्टेबिलिटी। ऐसा सॉफ्टवेयर जो पोर्टेबल होगा उसको हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर सही परफॉर्म करता रहे, ये रिलायबल सॉफ्टवेयर होता है। रोबस्टनेस का मतलब भी यही तकरीबन होता है कि हमारे पास जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर सही तरह से परफॉर्म करे। अवेलेबिलिटी जो होती है ये असेस की, इसका मतलब होता है असेस के सॉफ्टवेयर सही तरह से असेस हो, उसका असेस टाइम ना ज़्यादा हो, या ऐसा ना हो कि हम उसको असेस करने बैठे तो बस बैठे ही रह जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटेशन इनटू लार्ज नंबर ऑफ टास्क रिजल्ट इज डैश डीकम्पोजिशन। हमने अगर 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ों के अगर हम 500 टुकड़े बना दें तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और अगर हम एक 100 चीज़ों के 2 टुकड़े बना दें तो हमारे पास कम चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए हमें ज़्यादा टुकड़े बनाने पड़ेंगे और छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास फाइन ग्रेन्ड होता है। छोटे छोटे, फाइन का मतलब है छोटे छोटे, और कोर्स ग्रेन का मतलब है मोटे मोटे। डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डैश डिकम्पोजिशन टेक्निक। तो हमारे पास जो डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं ये एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन से सॉल्व हो सकती हैं, जैसे 0-1 प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम इन अ लिस्ट इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डाटा, ये हमने पहले देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन टेक्निक इज मोर डिजायरेबल फॉर क्विक सॉर्ट प्रॉब्लम। तो क्विक सॉर्ट प्रॉब्लम के लिए मोर डिजायरेबल है वो ये है कि डाटा और रिकर्सिव डिकम्पोजिशन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। Sequential consistency ensures that the result of an execution in a distribution system is equivalent to all processes executing concurrently without synchronization। ये नहीं होगा। Sequential consistency में हमारे पास ये होता है कि ऑपरेशन बिन एग्जीक्यूटिंग इन रैंडम ऑर्डर में ये भी नहीं होता। रीड एंड राइट ऑपरेशन बिन एग्जीक्यूटिंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये इसका राइट आंसर है कि सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में तमाम चीज़ें सिक्वेंशियल ऑर्डर में होनी चाहिए। What does causal consistency guarantee regarding rights in distribution system? अच्छा, causal consistency में ये होता है कि हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास causal चीज़ें होती हैं और एक हमारे पास concurrent processes होते हैं। तो जो causal चीज़ें होती हैं वो हमारे पास cause effect की बेसिस पे रन होनी चाहिए, ठीक है। तो बट राइट्स दैट आर कॉजली रिलेटेड आर सीन इन सेम ऑर्डर बाय ऑल प्रोसेसेस। तमाम प्रोसेस उनको एक ही ऑर्डर में देखें, पहले कॉज आए फिर इफेक्ट आए। जो कंकरेंट चीज़ें होती हैं ना वो बेशक डिफरेंट ऑर्डर में आ सकती हैं कॉजल कंसिस्टेंसी के अंदर, जबकि सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी जो होती है
उसके अंदर तमाम चीज़ों ने ही ऑर्डर में आना होता है। ये दोनों का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी एंड कॉजल कंसिस्टेंसी। सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी कहती है तमाम चीज़ें सीक्वेंस में हो, जबकि कॉजल कंसिस्टेंसी कहती है कि कंकरेंट चीज़ें बेशक सीक्वेंस में ना हो लेकिन कॉजल चीज़ें कंसिस्टेंसी सीक्वेंस में हो। ठीक है, उसके बाद है कि GPUs have gained probability due to their availability to provide parallel processing capabilities for certain applications. CUDA is designed for computation intensive task. GPU पे परफॉर्म करने के लिए हम CUDA इस्तेमाल करते हैं। CUDA को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। GPU accelerated libraries are common used in which type of applications? तो हमारे पास डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में GPU accelerated libraries यूज होती हैं। मैंने 3 लाइब्रेरीज के नाम भी आपको याद करवा दिए हैं। मैसेज पासिंग, हाउ टू प्रोसेस एक्सचेंज डाटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम। तो हमारे पास जो मैसेज पासिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए से मैसेज पासिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ बेसिक MPI लाइब्रेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इसके अंदर बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं बेसिक लाइब्रेरी के अंदर, और हमारे पास जो इसकी ह्यूज लाइब्रेरी होती है उसके अंदर तकरीबन 125 फंक्शंस होते हैं। दोनों फिगर्स आप याद रखें। इन MPI विच फंक्शन इज कॉमनली यूज टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। तो हमारे पास जब हमने मैसेज सेंड करना हो तो MPI सेंड का जो हमारे पास कमांड होती है ये यूज़ होती है सेंड करने के लिए। MapReduce इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच सपोर्ट डैश कंप्यूटिंग ऑन लार्ज डाटा सेट। तो MapReduce हमारे पास पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों कंप्यूटिंग अलाउ करती है ऑन द लार्ज डाटा सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग गूगल फाइल सिस्टम। तो गूगल फाइल सिस्टम बेसिकली गूगल वालों ने अपने लिए बनाया था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर लिमिटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ वायबल था, सिर्फ गूगल वालों के लिए चलता था और कस्टम डिज़ाइन था, तो हाई सिक्योरिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट, डैश ऑफ द HDFS focuses on individual instances of application data और data content। तो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस पर जो हमारे पास डील करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा डील करते हैं, और जो स्ट्रक्चरल मेटा डाटा होता है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HDFS। HDFS के जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें ये होता है कि स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा अक्रॉस अ क्लस्टर ऑफ मशीन्स। यानी हमारे पास जो ढेर सारी मशीन्स हैं उनमें हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है और तमाम क्लस्टर्स को हम मैनेज करना है, तो ये हमारे पास HDFS करता है। उसके बाद विच कंपोनेंट ऑफ Hadoop इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द मेटा मैनेज डाटा अक्रॉस द क्लस्टर्स। यानी स्टोर करना है और मैनेज करना है डाटा अक्रॉस द क्लस्टर। तो ये हमारे पास Hadoop का नेम नोड होता है, और उसके अलावा जो डाटा नोड होता है उसमें असल डाटा पड़ा हुआ होता है। जो स्टोर और मैनेज करना है डाटा को वो हमारे पास करेगा नेम नोड, और जो डाटा नोड होगा वो हमारे पास ओरिजिनल डाटा स्टोर करेगा। तो ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। उसके बाद होता है मच ऑफ द एफर्ट एसोसिएटेड विद द राइटिंग करेक्ट थ्रेडेड प्रोग्राम इज स्पेंट ऑन डैश कंकरेंट थ्रेड्स। अच्छा, थ्रेड में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर हमारी सरदर्दी नहीं होती। उसके बाद Which of the following can be used to overcome the overhead of polling for availability of locks। तो कंडीशनल वेरिएबल जो हैं वो ओवरहेड को अवॉइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जब ट्राई लॉक करते हैं तो वो वेट में बैठे रहते हैं और ओवरहेड क्रिएट करते रहते हैं। तो हम कंडीशनल वेरिएबल से क्या करते हैं कि जो प्रोसेस अभी जिसको ज़रूरत नहीं है, लॉक नहीं मिलना, उसको हम स्लीप कर देते हैं, उसको सुला देते हैं ताकि वो ओवरहेड क्रिएट ना करे। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है that is the length of the dash in a task dependency graph is called critical path length। तो हमारे पास जो longest path होता है उसकी लेंथ critical path length होती है, और critical path length हमें ये बताती है कि एक टाइम पर मैक्सिमम कितने प्रोसेस सिंक्रोनसली कंकरेंटली चल सकते हैं। तो ये हमारे पास critical path length डिफाइन कर रही होती है, और ये longest path होता है। Which of the following decomposition technique is more desirable for quick sort problem। तो ये data and recursive decomposition होती है। Keep a view of the Lustre file system. Identify which of the following provides file service and network request handling for one or more local OSTs। तो OSTs के लिए जो हमारे पास डाटा फाइल सर्विस और रिक्वेस्ट हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं ये OSS होते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ लस्टर फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना कि अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए या और कोई MCQ आए तो आप आराम सुकून से बता दें। तो हमारे पास जो लस्टर फाइल सिस्टम होता है ना उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मेटा डाटा सर्वर होता है। मेटा डाटा सर्वर जो होता है ना ये हमें बताता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन फाइल का नेम क्या होगा। फिर मेटा डाटा टारगेट होता है जहाँ पर ये मेटा डाटा सारा स्टोर होता है। ये सर्वर बताता है कि फ्राम फाइल का डाटा यहाँ पर स्टोर है, उसका नेम, उसका साइज़, उसकी तमाम चीज़ें आप यहाँ से ले लो। फिर हमारे पास एक OST होता है जो बताता है कि फाइलें कहाँ पर सेव होंगी।
यानी जिस जगह पर फाइल सेव होगी वो होता है OST, और कहाँ फाइल सेव हुई हुई है वो हमें OSS बताता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर। जैसे मेटा डाटा सर्वर बता रहा है ना कि टारगेट किधर है मेटा डाटा का, इस तरह ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टोर हुए हैं असल में। तो ये हमारे पास लस्टर फाइल सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं और ये इनके फंक्शंस होते हैं। तो अब हमारे पास जो OST में डाटा स्टोर है, ये किसने बताना है कि वो कहाँ पर स्टोर है, किस जगह से आप फाइल सर्विस ले लो, क्या चीज़ें ले लो, तो ये हमारे पास OSS बताता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है कि कीपिंग इन व्यू द लिस्ट ऑफ फाइल सिस्टम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स फाइल डाटा चंक ऑफ फाइल्स, यानी असल जो फाइल का डाटा स्टोर कर रहा है, तो ये हमारे पास कौन स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग POSIX इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो POSIX की जो लाइब्रेरीज होती हैं ये हमारे पास कलेक्टिव एक्सेस नहीं कर सकती, ये स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं, फंक्शंस इनके इन लैंग्वेजेस में परफॉर्म हो सकते हैं, सीरियल एप्लीकेशंस में भी ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके अंदर कलेक्टिव एक्सेस नहीं होती। कलेक्टिव एक्सेस के लिए हम MPI का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग MPI। अब MPI जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हाई लेवल इंटरफेस नहीं होते, इसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रूटीन्स हमारे पास MPI में अवेलेबल होती हैं, कलेक्टिव इनपुट आउटपुट भी इसके अंदर होती है, और ऑटोमेसिटी रूल्स भी होते हैं, यानी एक टाइम पर अगर फंक्शन चल रहा है तो वो पहले कंप्लीट होगा, कोई और उसको ओवरराइड नहीं करेगा। एग्रीगेट स्मॉलर रीड राइट ऑपरेशंस इनटू लार्जर ऑपरेशंस इज एन एग्जांपल ऑफ बफर्ड इनपुट आउटपुट, यानी हम तमाम चीज़ें बफर में इकट्ठी करते रहते हैं, एग्रीगेट करते रहते हैं और फिर उनको आगे ट्रांसफर करते हैं, तो ये बफर्ड इनपुट आउटपुट होती है। उसके बाद है द टाइम लैप्स बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द सिक्वेंशियल कंप्यूटर इज नोन एज सीरियल टाइम। सिक्वेंशियल कंप्यूटर के ऊपर जो हमारे पास टाइम लगता है किसी भी प्रोग्राम को चलने में, तो ये हमारे पास सीरियल रन टाइम होता है, और जो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर्स पे टाइम लगता है वो हमारे पास पैरेलल रन टाइम होता है। उसके बाद है स्पीड अप S इज कंप्यूटेड बाय। तो स्पीड अप S का जो फार्मूला है कंप्यूट करने का वो होता है सीरियल टाइम डिवाइडेड बाय पैरेलल टाइम, यानी सीरियल टाइम कितना था और अब पैरेलल टाइम कितना लग रहा है, हम इसको डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर्स हैं, हमने उनकी कैलकुलेशन करनी है, तो सीरियल में n टाइम लगेगा, जबकि जो हमारे पास पैरेलल है वो log n टाइम लगेगा। तो इस केस में हमारे पास जब m नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो n ओवर log n इसका फार्मूला बनेगा स्पीड अप का। उसके बाद द फिनोमेना व्हेन द स्पीड अप बिकम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यानी प्रोसेसर आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन हमारे पास जो स्पीड अप है ग्रेटर देन द P बन जाता है, इसको सुपर लीनियर स्पीड अप बोलते हैं। ये किस लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे कि एक 10 आइटम्स हैं, ठीक है, और जो हमारे पास सीरियल रन टाइम है उसको चलाने में 10 सेकंड लगते हैं। जब आप पैरेलल में आए, पैरेलल में आने से क्या हुआ कि आपने 10 प्रोसेसर ले लिए। जब आपने 10 प्रोसेसर ले लिए, हर चीज़ अलग अलग चली, तो आपके पास जो टाइम था वो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है और वो स्पीड अप कैलकुलेट कर लिया। अब आप यहाँ पर 11 प्रोसेस ऐड कर दो और फिर अब आपके पास टाइम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं की थी, आप इसको कम प्रोसेसेस पर चला सकते थे। तो ये सुपर लीनियर स्पीड अप होता है कि आप किसी टास्क को कम प्रोसेसेस पर चला सकते हैं, कम प्रोसेसर्स पर चला सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई इनके लिए मिनिमम इतने चाहिए प्रोसेसर्स, तो ये आप गलत बात कर रहे हो। तो दिस इज सुपर लीनियर स्पीड अप। उसके बाद होता है डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल रन टाइम एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास ओवरहेड होता है। ओवरहेड इज द प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल रन टाइम, यानी पैरेलल रन टाइम हमारा कितना है और नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कितने हैं। तो जब प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आपस में होंगे तो वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे ना, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, तो जितनी देर वो डाटा शेयर कर रहे हैं ये रन टाइम होगा। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओवरहेड होता है जो उनको कम्युनिकेशन में करना पड़ रहा होता है। Using fewer than maximum possible number of processing elements to execute a parallel algorithm is called scaling down। यानी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स थे लेकिन हमने कम को यूज़ किया उनमें से, तो ये हमारे पास हम स्केलिंग डाउन कर रहे हैं, हम थोड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। उसके बाद होता है कि डैश स्पेशल क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर विच इज करेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ साइमल्टेनियस अपडेट। तो ये हमारे पास क्लाइंट सेंट्रिक मॉडल्स होता है जहाँ पे हम कंसिस्टेंट व्यू ऑफ थिंग्स फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट देख रहे होते हैं। उसके बाद है द डाटा एंड मूविंग इट क्लोजर टू वेयर इट इज नीडेड हेल्प्स टू सॉल्व द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। तो अगर हम रेप्लिकेट कर दें डाटा को और कैशिंग कर दें, रेप्लिकेटिंग एंड कैशिंग, कैशिंग का मुराद है मूविंग इट क्लोजर टू वेयर इट इज, तो ये हमारे पास स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रेप्लिकेटिंग एंड कैशिंग। कैशिंग भी है यहाँ पर, और जहाँ पर जो स्पेसिफिक टर्म यूज होगी वो होगी रेप्लिकेटिंग एंड रीलोकेटिंग ऑफ डाटा, ये हेल्प करेगा स्केलेबिलिटी में। तो रेप्लिकेटिंग का वर्ड आपने याद रखना है।
यहाँ पर ये हमारी एमसीक्यूज़ की वीडियो एंड होती है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख ली है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो इंशाल्लाह आपके, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन 90% एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपके पेपर में हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।